हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के सीरीज़ में एक और नया प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 4। अभी तक हमने प्रीवियस सेशंस में फर्स्ट 3 प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है और अब बारी आती है 4th प्रैक्टिकल को डिस्कस करने की। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का 4th प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, अब जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम क्लास 10th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल नंबर 4 को करेंगे डिस्कस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिकल का जो एम है वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि एम ही हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली हमें प्रैक्टिकल के अंदर करना क्या है। तो अब देखो 4th प्रैक्टिकल का एम हमसे क्या बोल रहा है। पहली बात तो ये कि इस एम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ऑब्जर्विंग द एक्शंस ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस। यानी कि आपको कुछ 4 सॉल्ट सॉल्यूशंस दिए गए हैं। कौन कौन से? जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट को प्रॉपरली लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे क्या, Al2SO4 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपको सॉल्ट सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इन सभी सॉल्ट सॉल्यूशंस में आपको इन 4 मेटल्स के एक्शंस पता करने हैं। पार्ट 1 में मेटल्स कौन कौन से हैं, जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर पार्ट 2 क्या बोल रहा है कि अरेंजिंग जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द अबव रिजल्ट। यानी कि पार्ट 1 जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे पार्ट 1 में, उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो भी आपका रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के हिसाब से आप इन सभी 4 मेटल्स को अरेंज करोगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इतना क्लियर है? चलो, अब एक काम करते हैं कि हम पार्ट 1 को जो है परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो एम तो हमने डिस्कस कर लिया है और मटेरियल्स आपको इसके लिए काफ़ी सारे चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको ये सभी के सभी मेटल्स चाहिए होंगे, फिर ये सभी के सभी सॉल्ट सॉल्यूशंस आपको चाहिए होंगे, फिर आपको बहुत सारी टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी, टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए होंगे। तो इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हम शुरू करते हैं क्या, अपना एक्सपेरिमेंट, अपना प्रैक्टिकल, और सीधे से आ जाते हैं कहाँ, अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पर। भाई जो भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, फटाफट आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में उस ऑब्जर्वेशन को लिखते जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने मेटल लिया है वो कौन सा है, अपना प्यारा एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब इस एल्यूमिनियम को हमने सबसे पहले कौन से सॉल्ट सोल्यूशन में डाला है, हमने डाला है एल्यूमिनियम सल्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया है, एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन लिया है, सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, और उसमें आपने क्या डाला है, एल्यूमिनियम मेटल डाला है। क्या ऑब्जर्व करोगे, एक्चुअली कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे सॉल्ट सोल्यूशन है और काफ़ी ज़्यादा आपके पास मेटल्स हैं, तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो वहीं के वहीं लिखते जाओ कि जब आपने एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट सोल्यूशन में एल्यूमिनियम मेटल को डाला तो कोई भी चेंज आपने ऑब्जर्व नहीं किया। इन्फ्रेंस आपने क्या निकाला कि मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये जो आपने लिया है एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्ट सोल्यूशन, ये किस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है, तो आप बोलोगे कि ये एल्यूमिनियम का ही क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है। तो एक मेटल अपने आप को, ठीक है, आई को जो है ना यहाँ लिखना टी के पास, ठीक है। तो मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। एक मेटल खुद को ही उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एल्यूमिनियम खुद को ही एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। चलो,
फिर इसके बाद में दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी सारे टेस्ट ट्यूब्स लगने वाली हैं। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट सोल्यूशन ले लोगे और उसमें आप क्या डालोगे, एल्यूमिनियम डालोगे। इतना करने के बाद में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी, सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने जो आयरन सल्फेट सोल्यूशन लिया है तो इस सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो पेल ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन होगा आपका, अब उस सोल्यूशन का जो ग्रीन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा एंड इट बिकम्स कलरलेस, और वो कलरलेस हो जाएगा। यानी कि अच्छा खासा आपके पास पेल ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट का सोल्यूशन था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें एल्यूमिनियम डाला तो वो जो ग्रीन कलर है सोल्यूशन का वो चला गया। इनफैक्ट अब वो सोल्यूशन कैसा हो गया है, कलरलेस हो गया है। एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो कि डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे, डिपोजिशन आप लिख सकोगे कि आयरन मेटल का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन होने वाला है। आई बात समझ में। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है, आयरन के ऊपर आता है, राइट। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एल्यूमिनियम है वो आयरन के ऊपर आता है। याद होगा मैंने आपको बताया था कड़कनाथ का मग एल्यूमिनियम का, फिर इसके बाद में जिंक आयरन। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एल्यूमिनियम है वो आयरन के ऊपर आता है, तो ऑब्वियसली बात है जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब वो रिएक्टिव ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे ही एल्यूमिनियम देखेगा आयरन सल्फेट को, उसका हो जाएगा दिमाग खराब कि भाई आयरन तो मुझसे कम रिएक्टिव है, फिर वो कैसे सल्फेट के साथ मिल करके कंपाउंड बना सकता है, चलो हटो यहाँ से। तो एल्यूमिनियम आएगा और आयरन सल्फेट में आयरन को मुक्का मारेगा और वहाँ से उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम पेल ग्रीन कलर का जो आयरन सल्फेट है उसमें हमने डाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, कलरलेस एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा और बेचारा जो आयरन है वो हो जाएगा बेघर, घर से बेघर। सो एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आपके पास अच्छा खासा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन था ग्रीन कलर का, लेकिन जैसे ही उसमें एल्यूमिनियम डाला पूरा का पूरा उसका जो ग्रीन कलर है वो चला गया। इनफैक्ट जो सोल्यूशन है वो क्या हो चुका है, कलरलेस हो चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में से। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। चलो अब आगे हम एक और टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें हम क्या डालेंगे, अब जिंक सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अब इस जिंक सल्फेट सॉल्ट सोल्यूशन में हम एल्यूमिनियम डाल देंगे फिर से। अब आपको क्या लगता है क्या कुछ होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो अपना एल्यूमिनियम है वो जिंक के ऊपर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्यूमिनियम क्या करने वाला है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में से जिंक को ही डिस्प्लेस कर देगा। सो नो चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन बट अ न्यू कोटिंग इज सीन ऑन एल्यूमिनियम। यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिंक सल्फेट सोल्यूशन भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। और जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जब जिंक को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट भी कैसा होता है, कलरलेस ही होता है। तो इस पूरे रिएक्शन में आपको कोई भी कलर चेंज दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको एक नई कोटिंग मिलने वाली है एल्यूमिनियम के ऊपर, जो कि किसकी होगी, जिंक की होगी। क्यों, क्योंकि भाई जिंक को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया गया है ना, तो वो हट जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा जा करके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये होगा कि एल्यूमिनियम प्लस जिंक सल्फेट रिएक्शन क्या होगी, एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक हो जाएगा बेघर, ठीक है। तो इन्फ्रेंस हम क्या निकालेंगे कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देता है किसको, जिंक को फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। फिर इसके बाद में एक और टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे। तो क्या होगा, हम सबको पता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। तो इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जब आप एल्यूमिनियम डालोगे तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा, यानी कि एक कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक कलर चेंज दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट खुद कैसा है, ब्लू कलर का है, और जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को ही हटा देंगे, राइट, कॉपर को जब हम हटा देंगे तो वो, और उसकी जगह पे जब एल्यूमिनियम आ जाएगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। और एल्यूमिनियम सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस होता है, और उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन दिखाई देगा। रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन क्यों है, किसका है, कॉपर का है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर को तो हटा दिया ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर आपने क्या करा है, एल्यूमिनियम डाला है, तो एल्यूमिनियम डालने के बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हवा में उड़ जाएगा। हवा में नहीं उड़ेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम सल्फेट सोल्यूशन में रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन मिलेगा। किस चीज का? तो कॉपर का। ठीक है, रिएक्शन देख लो, एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट, क्या हुआ, कॉपर बाहर, एल्यूमिनियम सल्फेट बन चुका है कलरलेस। तो ब्लू कलर चेंज हो गया किस में? कलरलेस सोल्यूशन में। इज दैट क्लियर? इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इजी। चलिए, अब ये तो बात हुई किसकी? एक हमारे मेटल की। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेटल की, इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें आपको कई सारे टेस्ट ट्यूब चाहिए हैं। ठीक है, चलो अब हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, फ्रेश टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम सल्फेट ले रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कुछ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम के नीचे आता है, राइट? तो आप बोल सकते हो कि आयरन एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता ही नहीं है। तो फिर आयरन कुछ भी कर ले, वो एल्यूमिनियम सल्फेट में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो नो चेंज ऑब्जर्व्ड, रिएक्शन क्या होगी? कुछ नहीं होगी। आयरन प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। चाहे आयरन कितना भी अपना दिमाग खराब करता रहे एल्यूमिनियम को देख करके एल्यूमिनियम सल्फेट में, लेकिन वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उससे कम रिएक्टिव है। फिर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम डालेंगे क्या? FeSO4। FeSO4 में जब हम आयरन मेटल डालेंगे, अगेन कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेटल खुद को ही जो है ना अपने सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सो मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। यहाँ पे क्या इन्फ्रेंस निकलेगा कि Fe कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर Fe इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब हमने लिया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिसमें हमने डाला है क्या? आयरन मेटल को। क्या अभी भी कुछ होने वाला है? नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आयरन जिंक से कम रिएक्टिव होता है। तो चाहे आयरन का कितना भी दिमाग खराब क्यों ना हो रहा हो जिंक सल्फेट में से जिंक को देख करके, लेकिन आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। सो Fe प्लस जिंक सल्फेट, नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, यानी कि Fe कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर Fe इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। नेक्स्ट क्या है? कॉपर सल्फेट। अब जिंक की मजे आएगी, सॉरी अब आयरन की मजे आएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके सामने एक ऐसे मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन आया है जो कि उससे कम रिएक्टिव है, राइट? तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। तो अब ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो पेल ग्रीन कलर का होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब कॉपर सल्फेट में जब आयरन डलेगा तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को धक्का मार देगा वहां से और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे आयरन सल्फेट सोल्यूशन बनने वाला है और उस आयरन सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर की डिपोजिशन देखने को मिलेगी। सो ब्लू सोल्यूशन चेंजेस टू पेल ग्रीन, रेडिश ब्राउन कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन Fe फाइलिंग्स। सो Fe प्लस CuSO4 क्या बन जाएगा? FeSO4 आयरन सल्फेट, ग्रीन कलर का सोल्यूशन, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि रेडिश ब्राउन कॉपर डिपोजिशन देखने को मिलेगा। Fe displaces copper from the salt solution, therefore Fe is more reactive than copper। कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मेटल की। तीसरा मेटल कौन है? कॉपर है। कॉपर देखो, अभी तक हमने जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशंस लिए हैं कौन कौन से लिए हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, है ना, और कौन सा लिया है? और कॉपर सल्फेट लिया है। ठीक है, तो इन चारों में से कॉपर को अगर हम डालेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट में, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, एल्यूमिनियम का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। सिमिलरली जब आप कॉपर को डालोगे किस में? आयरन सल्फेट में, तो भी कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है। तो कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हम इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, इसलिए कॉपर कैसा है? लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है आयरन से। इतना क्लियर है? फिर इसके बाद में अब हम डालेंगे कॉपर को जिंक सल्फेट में। तो भाई जब कॉपर आयरन और एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाया,
तो ऑब्वियस सी बात है जिंक को भी नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, यानी कि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से। इसका मतलब क्या कि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर कम मतलब लेस रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से भी, जिंक से भी, आयरन से भी। अब हमने कॉपर मेटल को कहाँ डाला है, उसके खुद के सॉल्ट सोल्यूशन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मेटल अपने आप को खुद को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो कॉपर या मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस इटसेल्फ फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि कॉपर को आपने जब अलग अलग मेटल के सॉल्ट सोल्यूशंस में डाला तो कुछ हुआ ही नहीं, ना एल्यूमिनियम सल्फेट में हुआ, ना आयरन सल्फेट में हुआ, ना जिंक सल्फेट में हुआ, और ना ही कॉपर सल्फेट में हुआ। ठीक है, चलो, यानी कि आप इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इन सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, कॉपर ही होता है। लास्ट हमारे पास मेटल आया है जिंक, उसको हमने डाला है एल्यूमिनियम सल्फेट में, तो आपको क्या लगता है कुछ होगा? नो चेंज ऑब्जर्व्ड। क्यों नहीं? क्योंकि भाई एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, तो जिंक एल्यूमिनियम सल्फेट में से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सो जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। फिर हमने डाला है जिंक को FeSO4 में, तो हाँ यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जो ग्रीन कलर का आपके पास जो सोल्यूशन है FeSO4 का, उसका अब कलर चेंज होने वाला है। ठीक है, वो कलरलेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिंक रिएक्टिव होता है आयरन से, तो जिंक आयरन सल्फेट में से आयरन को ही क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा और कलरलेस जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनाएगा। तो जिंक प्लस FeSO4 क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस Fe। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, देयरफॉर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। नेक्स्ट क्या है, जिंक को डाल दिया है जिंक सल्फेट में, अगेन कुछ नहीं होगा। अब हमने जिंक को डाला है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, यहाँ पे तो होगा, क्या होगा, ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उस सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है अब वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक जाएगा, कॉपर को धक्का मार के भगा देगा वहां से और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, कलरलेस जिंक सल्फेट सोल्यूशन। सो ब्लू सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, रेडिश ब्राउन कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द जिंक granules. So zinc displaces copper from the salt solution, therefore zinc is more reactive than copper. खत्म बात, आई बात समझ में? तो ये हुआ क्या, आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी आपको आपके प्रैक्टिकल का एम मिला था वो एम आपने जो है अचीव कर लिया है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, जा करके अपने एग्जामिनर को बोलोगे कि भैया हमारा प्रैक्टिकल हो गया है। फिर इसके बाद में आएगी वाइवा की बारी, तो वाइवा में आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, हम वो एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट? आपसे पूछा गया कि आपके एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, तो आपने बोला कि भाई मेरे एक्सपेरिमेंट का एम ये था कि मेरे पास 4 मेटल्स थे। कौन कौन से? एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, और इन सभी मेटल्स को मुझे अरेंज करना था किस ऑर्डर में, उनकी बेसिकली इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था, लेट मी चेक, एक बार देख लेते हैं। तो इसका एम क्या था कि जिंक, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम को हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, हाँ ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही था, मतलब इन सभी मेटल्स की जो भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उससे हुआ क्या है कि इन सभी मेटल्स की आपने रिएक्टिविटी चेक कर ली है। इन सभी मतलब स्टेप्स को परफॉर्म करके हमें ये समझ में आ गया है कि भाई साहब ये जो है ना, ये कॉपर ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे जो है ना धक्का खा जाता है और सभी के सभी आकर के इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि ये लीस्ट रिएक्टिव है कौन, कॉपर। आई आपको बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आपके पास ये 4 मेटल्स थे, इन चारों ही मेटल्स को आपको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना था। यही था क्या आपका पूरा एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल का एम। ठीक है, फिर ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई इज द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट? अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि बेसिकली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी आप बोल सकते हो कि उसके वैलेंस एक एटम के अंदर जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं उस मेटल के एटम की रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उसमें क्या आता है, कड़कनाथ यानी कि पोटेशियम सोडियम। अगर मैं बात करूं सोडियम की,
तो सोडियम हाईली रिएक्टिव क्यों है? हम पोटेशियम और सोडियम दोनों को ही क्या बोलते हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। पानी में रखोगे वहां आग लगा देंगे, खुली हवा में रखोगे वो वहां आग लगा देंगे। इनको तेल में डुबो करके रखना पड़ता है। क्यों? अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करूं तो 2,8,1 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? केवल एक ही है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में सोडियम के एटम को जरा भी जो ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहां इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वहां पे आप समझ सकते हो कि सोडियम मेटल क्या बन जाएगा? एक आयन बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना एक सोडियम एटम के लिए ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? मैग्नीशियम की, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2,8,2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो इन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी मैग्नीशियम के एटम को, मैग्नीशियम के एटम को क्या बोला मैंने पता नहीं। चलो अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा? 2,8,3। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से भगाने के लिए कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि इसीलिए रिएक्टिविटी जो हमारी सीरीज है उसमें सबसे ऊपर पोटेशियम के नीचे कौन आता है? सोडियम। उससे रिएक्टिव कम होता है मैग्नीशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन होता है? हमारा एल्यूमिनियम, है ना। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि किसी भी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने वाली है, कि जितना इजीली कोई भी मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो उतना ही क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के एटम में तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने में, रिमूव करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो रिएक्टिविटी नेचुरली थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाई इज द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट, तो आप बोलोगे ऑल मेटल्स हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर देयर रिएक्टिविटी इज डिफरेंट। हर एक आप बोल सकते हो कि मेटल की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वो अलग होती है। यह आसानी से कर देगा, इसको थोड़ी मुश्किल होगी, इसको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो क्योंकि टेंडेंसी अलग अलग है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, इसीलिए मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो भी कैसी है? अलग अलग है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल्स। आपसे आपके एग्जामिनर ने पूछा है कि ये जो आपने पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है ना, इसमें आपने भाई आपके तो प्रैक्टिकल का एम ही यही था कि आपको मेटल्स की रिएक्टिविटीज चेक करनी थी। तो मेटल्स की रिएक्टिविटीज को चेक करने के लिए आपने जो टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म करी है उसका नाम बताइए। तो आप बोलोगे कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करी है। भाई जितने भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शंस बताई हैं वो सभी की सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है, कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, मुक्का मार करके उसको वहां से हटा रहा है। तो इस हटाने को और उसकी जगह पे आने को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो कहते हैं। तो जो भी हमने मेटल की रिएक्टिविटीज को जांचने के लिए जो भी हमने रिएक्शंस परफॉर्म करी हैं वो किस टाइप की रिएक्शंस हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इंडिकेट। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो हमें क्या बताती है? बेसिकली मेटल्स की रिएक्टिविटी बताती है। The reactivity series indicates that metals are arranged in decreasing orders of their reactivities। यानी कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आने वाले जो मेटल्स होंगे ना, मतलब जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी वो होगी, मतलब मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, है ना। अगर हम बात करेंगे पोटेशियम की और कॉपर की तो नीचे कौन आता है रिएक्टिविटी सीरीज में? कॉपर। तो इसकी रिएक्टिविटी पोटेशियम से कम होगी कि नहीं होगी? तो जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाती है। यही बताती है हमें कौन? रिएक्टिविटी सीरीज। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, नेम 3 मेटल्स विच अकर इन फ्री स्टेट। ऐसे 3 मेटल्स जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, है ना, इनके नाम लिख देना बढ़िया बिंदास। और क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl। आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है HCl का और आपके सामने कुछ 3 मेटल्स दिए गए हैं। जिंक है आपके पास, Ag है आपके पास, मरकरी है आपके पास, सिल्वर है, मतलब बेसिकली आपके पास जिंक, सिल्वर और मरकरी। और आपको बताना है कि इन तीनों ही मेटल्स में से
कौन सा एक ऐसा मेटल होगा जो कि HCl के साथ में रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। आप याद करो कि हमने शायद जो अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो हमने अपना परफॉर्म किया था, सेकेंड प्रैक्टिकल, उसमें हमने यही देखा था कि जब एक मेटल किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, राइट। तो ये बात तो सही है कि जब एक मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने के लिए मेटल को क्या होना पड़ेगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, तब जाकर के वो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा पाएगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होगी, राइट। तो अगर हम बात करेंगे जिंक, सिल्वर और मरकरी की, तो जिंक ही है वो एक ऐसा मेटल जो कि HCl के हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, HCl में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस HCl क्या हो जाएगा, ZnCl2, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट। यही तो हमें चाहिए था कि एक ऐसा मेटल जो कि एसिड में हाइड्रोजन को क्या कर सके, धक्का मार करके हटा सके, खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाए और क्या हो, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए। ये काम ना सिल्वर कर पाएगा और ना ही मरकरी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो जिंक वुड बी able to displace hydrogen from dilute HCl solution, and hydrogen gas is obtained as zinc is more reactive than hydrogen. On the other hand, silver and mercury being less reactive than hydrogen do not liberate hydrogen gas from dilute HCl solution. ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने। आपसे पूछा गया है कि why are ornaments made of silver and gold? जितनी भी हमारी ज्वेलरी होती है वो सब सोने चांदी की क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सोना और चांदी तो ऐसे मेटल्स है जो कि काफ़ी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ना ये ज़्यादा रिएक्टिवली पानी के साथ में रिएक्ट करें, ना ये एयर के साथ में रिएक्ट करें। तो होता क्या है कि इनकी जो टार्निशिंग है ना, वो आप बोल सकते हो कि होती भी होगी तो बहुत ही स्लो पेस पे होती होगी। इतने आसानी से सिल्वर और चांदी खराब, मतलब सिल्वर और गोल्ड खराब नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। सो बीइंग लेस रिएक्टिव दे आर नॉट टार्निश्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ऑन adding zinc pieces to a solution of copper sulfate the blue color disappears. Why? ये तो हमने परफॉर्म भी किया था भाई। देखो, आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा ना, वो आपके एक्सपेरिमेंट, आपके प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड पूछा जाएगा कि अगर हम जिंक के पीसेस को डाल देंगे कहाँ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक जाएगा, कॉपर को मुक्का मारेगा और उसको भगा देगा वहाँ से, और खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। तो जब कॉपर सल्फेट ही नहीं रहा तो उसका ब्लू कलर कहाँ से आएगा, इसलिए ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा। सो since zinc is more reactive than copper, it displaces copper from copper sulfate solution, and zinc sulfate जो कि कलरलेस है वो बन जाएगा। Due to this chemical change, the blue colored solution turns colorless. खत्म बात। Give the equation involved for the above chemical change. अच्छा, जो हमने एक्सप्लेन किया है उसी को हमने रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है कि जिंक कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ब्लू कलर का सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा कलरलेस सोल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ अ कॉपर वायर इज डिप्ड इनटू सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सोल्यूशन में अगर कॉपर के तार को डुबो भी देंगे तो क्या ही होगा? अरे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉपर कम रिएक्टिव होता है आयरन से, तो चाहे वो लाख दिमाग खराब कर ले आयरन को देख करके, लेकिन फिर भी आयरन सल्फेट में से वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो नो रिएक्शन अकर्स एज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट डज नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट, कैन वी स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन अ कॉपर वेसल। क्या हम सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? कॉपर रिएक्टिव होता है सिल्वर से, मतलब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर वेसल का जो कॉपर है वो आएगा सिल्वर नाइट्रेट में से, सिल्वर को हटाएगा और खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो वो क्या होगा, कॉपर वेसल में आपको होल्स देखने को मिलते जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नो, वी कैन नॉट स्टोर सिल्वर नाइट्रेट इन अ कॉपर वेसल एज कॉपर बीइंग more reactive than silver will displace silver from its salt solution and holes will be seen in the copper vessel. वे अगर कॉपर के एटम्स आकर के AgNO3 में से Ag को डिस्प्लेस कर रहे हैं
और खुद उसकी जगह पे आकर के बैठ रहे हैं। तो ये कॉपर एटम्स आ कहाँ से रहे हैं? कॉपर के वेसल्स में से तो आ रहा है ना। तो ग्रेजुअली जब ये प्रोसेस चलती जाएगी तो कॉपर के वेसल्स में, क्योंकि वेसल से कॉपर एटम्स निकल के बाहर आ रहे हैं, सोल्यूशन में आ रहे हैं, इसलिए कॉपर के वेसल में आपको गड्ढे, होल्स दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग चेंज ऑब्जर्व्ड। M and B आर मेटल्स एंड BX इज अ सॉल्ट सोल्यूशन। अच्छा, M और B क्या है? दोनों ही मेटल्स हैं और BX क्या है? एक सॉल्ट सोल्यूशन है। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। M मेटल ज्यादा रिएक्टिव है B मेटल से, तो होगा क्या? M मेटल जाकर के B मेटल को डिस्प्लेस करेगा, खुद उसकी जगह पे बैठ जाएगा और एक नया सॉल्ट बनाएगा, और बेचारा जो B मेटल है वो हो जाएगा घर से बेघर। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। द इक्वेशन शोज दैट मेटल M इज मोर रिएक्टिव देन मेटल B एंड देयरफॉर डिस्प्लेसेस B फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है भाई? तो आप बोल सकते हो कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और उसी में क्या बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके एक दूसरे की इफेक्ट को वो नलिफाई करते हैं, और उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है उसी से क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, सॉल्ट में आप बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। खत्म बात। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे और अच्छे से वाइवा दे करके आओगे। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे डिस्कस। तब तक आप क्या करोगे? विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी, देखो जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे ना, कैसे करोगे? गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, जैसे ही सर्च करोगे वेबसाइट आ जाएगी, उसको ओपन करो। जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे क्या? अवेलेबल। अब आपको जो देखना हो, क्लास 10th के बच्चों हो तो क्लास 10th के ऑप्शन पे जाना। कहाँ गया 10th? क्लास 10th के ऑप्शन पे जाना। जैसे ही खोलोगे तो क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सभी के सभी आपको वहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो आपको जिस तरीके से फिजिक्स देख सकते हो, केमिस्ट्री देख सकते हो, जो चाहे वो देख सकते हो। तो फ़ायदा क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाते हैं, प्लस सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली? यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।